अब देखो, अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो सर कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो हमने कहा था कि जो आयनिक बॉन्ड है या फिर जो मेटेलिक बॉन्ड है, ठीक है, ये रियल बॉन्ड्स नहीं है, ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, बट कोवेलेंट बॉन्ड इज द रियल केमिकल बॉन्ड, ठीक है। और समझ लो कि यहाँ से हमारा ओरिजिनल केमिकल बॉन्डिंग की बातें शुरू होने जा रही हैं, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसलिए मैंने पहले आयनिक और मेटेलिक को उधर ही निपटा दिया, ठीक है, और यहाँ से मेन सारी बातें स्टार्ट हुई। तो कोवेलेंट बॉन्ड की अगर डेफिनेशन हम लोग देखें तो हम क्या कहेंगे, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय वर्च्यू ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टू इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो समझिए, ठीक है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी को, है ना, रिड्यूस करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कह देंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। समझ रहे बात को, ठीक है, या एनर्जी इंक्रीज करने या टू अटेन द स्टेबिलिटी, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग कह सकते हैं कि भाई द केमिकल बॉन्ड, और सही मायने में यही ट्रू केमिकल बॉन्ड है ना, द ट्रू केमिकल बॉन्ड which forms by sharing of electrons। यहाँ पे एक शब्द मैं और लिखूंगा, शेयरिंग के साथ डोनेशन शब्द भी लगा दे रहा हूँ, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होते हैं उसमें एक ही एटम या मॉलिक्यूल अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे देता है शेयर्ड पेयर के लिए, ठीक है। तो वहाँ डेटिव बॉन्ड का कॉन्सेप्ट भी आता है, एंड डेटिव बॉन्ड इज ऑल्सो अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। बट जब बॉन्ड दे देता है, जब वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन जाता है, तो वो दोनों ही एटम का होता है, मतलब वो शेयर्ड पेयर ही कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, द ट्रू केमिकल बॉन्ड विच फॉर्म्स बाय शेयरिंग और डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आया बात समझ में, टू रिड्यूस द पोटेंशियल एनर्जी और गेनिंग स्टेबिलिटी, ठीक। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया कोवेलेंट बॉन्ड का, ठीक। क्लियर है बात, ठीक है ना। अब देखिए सर, कोवेलेंट बॉन्ड में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड में जो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बातें हैं, इसमें सबसे पहली चीज़ जो हम लोग देखेंगे, और यही मेन बातें भी हैं, थियरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग की थियरीज, ठीक। तो जो सबसे पहली थ्योरी आ रही है कोवेलेंट बॉन्डिंग की, ये थी कॉसेल लुईस की, जो हम लोग लुईस थ्योरी कहते हैं, ठीक है, गिवन बाय कॉसेल लुईस। तो कॉसेल लुईस थ्योरी कह लो इसको, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग मेनली क्या बनाते हैं, डॉट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक। तो सबसे पहली चीज़ है थियरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में, पहला थ्योरी है लुईस थ्योरी, ठीक है। किताबों में कॉसेल लुईस थ्योरी लिखा हुआ होगा, ठीक है। दूसरा है VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर
रिपल्शन, ठीक है। VSEPR थ्योरी कहें या फिर कहें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक। इसमें हम लोग जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच आपस में रिपल्शन की बात करेंगे, ठीक है। और वैलेंस शेल क्या चीज़ होता है और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या होते हैं वो तो लुईस थ्योरी में ही हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट हम लोग आते हैं, तीसरा है VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। And the fourth one is MOT molecular orbital theory। ठीक। तो मेनली क्लास 11th में हम लोगों को कोवेलेंट बॉन्डिंग की 4 थियरीज पढ़नी है, लुईस थ्योरी, VSEPR थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। और सभी थ्योरीज अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी थ्योरीज हैं, ठीक है, अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सबसे बेसिक इसमें हमारा होता है लुईस थ्योरी, ठीक है। अब भाई लुईस ने क्या कहा था, तो कुछ कुछ स्टेटमेंट है लुईस की थ्योरी की, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे लुईस थ्योरी से ही। किसने दिया था यार, बाय कॉसेल लुईस, ठीक है। और अपने सबसे पहले कॉन्सेप्ट में लुईस ने एक रूल बताया जिसको हम लोग ऑक्टेट रूल कहते हैं, ठीक है। ऑक्टेट रूल में लुईस ने कहा कि एवरी एटम टेंड्स टू कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट और ऑक्टेट, ठीक है। ड्यूप्लेट 2 ही एटम की बात होगी, हाइड्रोजन और हीलियम की, है ना, और ऑक्टेट बाकी सभी के लिए, ठीक है। तो एवरी एटम टेंड्स टू कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट और ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल और आउटर मोस्ट शेल। क्लियर। हर एटम की एक टेंडेंसी होती है क्या कंप्लीट करने की, अपने आउटर सेल या अपने वैलेंस शेल में ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने की, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसा वो क्यों करेंगे, टू अटेन स्टेबिलिटी और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आगे बात सुनो, ये पहला बुलेट पॉइंट इसमें मैं डाल रहा हूँ ऑक्टेट रूल में, एक दूसरा पॉइंट भी लगा दे रहा हूँ इसमें, एंड दे डू इट सो, दे का मतलब एटम्स है, ठीक है, एंड दे डू इट सो बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विद ईच अदर, ठीक है।
they do it so by sharing their वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दे डू इट सो बाय शेयरिंग देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर। ठीक, नोट कर लीजिए इसको, ठीक। अब देखो बात समझ में आई। तो लुईस ने क्या कहा कि सर जो एटम्स हैं वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करते हैं, क्या करने के लिए, ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब सर ये शेयरिंग कैसे होगी, मैं बहुत एग्जांपल्स नहीं करूँगा, 1 से 2 एग्जांपल से हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। जैसे अगर मान लो मैंने मीथेन का स्ट्रक्चर लिया CH4, ठीक है। तो सर कार्बन की बात करोगे अगर, तो सर कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो टोटल, अगर हम बोले सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाना है, मतलब आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स को दिखाना है, तो टोटल आउटर शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है, ठीक है। तो कार्बन के पास 4 आउटर शेल इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्रॉस से भी शो कर सकते हैं और डॉट से भी शो कर सकते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। तो अब देखो आउटर शेल में कार्बन के पास कितने, 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो सर हर हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने क्या करा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से शो कर दिया है और कार्बन की इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से शो कर दिया, ताकि दोनों को आइडेंटिफाई आसानी से कर सके होंगे, ठीक है। अब देखिए सर हाइड्रोजन अपने डुप्लेट बनाएगा, तो चारों हाइड्रोजन अपने डुप्लेट कंप्लीट कर ले रहे हैं, है ना। और कार्बन को क्या शो करना है, ऑक्टेट शो करना है। तो कार्बन इस तरह से एक ऑक्टेट बना लेगा, है ना। और जो इंटरसेक्शन की इलेक्ट्रॉन है, इंटरसेक्शन कहने का मतलब जो कॉमन है ना, वो हो गया बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आगे ना बात समझ में। जो इलेक्ट्रॉन्स इंटरसेक्शन में आ रहे हैं एलडीएस में, ये हमने क्या बनाया, ये जो हमने बनाया है ये कहलाता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, है ना। शॉर्टकट में हम लोग इसको लिखते हैं एलडीएस, ठीक है। तो ये जो एलडीएस है, एलडीएस में जो इंटरसेक्शन का इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, वो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और जो इंटरसेक्शन का नहीं है वो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम लोग जो भी इलेक्ट्रॉन शो करते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही शो करते हैं। बट सर जो यहाँ पे इंटरसेक्शन के इलेक्ट्रॉन्स है वो कहे जाते हैं बॉन्ड पेयर्स। तो ये पेयर ही है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इस CH4 में लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएं और यहाँ पे बॉन्ड पेयर्स की बात करें तो BP कितना है जी, 4 है ना। और जो नॉन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, जो इंटरसेक्शन के नहीं होंगे, एक ही एटम के हो जाएंगे, वो कहलाते हैं लोन पेयर्स। आया बात सोच में, उसको क्या कहते हैं, लोन पेयर्स। तो LP यहाँ पे कितना है जी, 0 है सर, है ना। तो CH4 में कोई लोन पेयर नहीं है, जो है 4 बॉन्ड पेयर्स ही हैं, क्योंकि सभी इंटरसेक्शन के ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक। एक और LDS हम लोग देखेंगे, बहुत बेसिक बात है ये सर। अगर मान लो मैंने अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाया NH3, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक। अब देखो नाइट्रोजन में सर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 5, एटॉमिक नंबर 7 है, 2 अंदर में 5 बाहर में, ठीक। तो 5 इलेक्ट्रॉन है अमोनिया के पास, मैंने 2 यहाँ पे लगा लिए, एक यहाँ और एक यहाँ। अब 3 हाइड्रोजन बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा सर, पहले हम लोग हाइड्रोजन की डुप्लेट्स कंप्लीट कर लेते हैं।
सभी हाइड्रोजन ने डुप्लेट कंप्लीट कर लिया। अब ये नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट करवाते हैं। ये नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए सर, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब 3 पेयर, ये इंटरसेक्शन वाले हैं, मतलब दोनों ही सर्किल में आ रही है, तो ये बॉन्ड पेयर्स कहे जाएंगे। समझ में आ रहा है बात? जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड पेयर कहे जा रहे हैं, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर की संख्या कितनी होगी? ये हुआ, ये हमने बनाया एलडीएस किसके लिए? अमोनिया के लिए। तो इसमें सर बॉन्ड पेयर कितने हैं सर? लोन पेयर कितना हो गया सर? बात समझ में आई? इसी तरह से सर क्या हम 2 बड़े एटम्स ले लेते हैं, थोड़ा सा अभी हाइड्रोजन ले रहे थे, थोड़ा सा और ऊपर आते हैं, ठीक है। क्या सर ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में भी बनता है? तो हाँ, होमो एटॉमिक के लिए भी बनेगा, हेटेरो एटॉमिक के लिए भी बनेगा। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहने का मतलब जो एक ही तरह के एटम से बने हो, और हेटेरो एटॉमिक मतलब जो डिफरेंट से बने हो, ठीक है। जैसे होमो एटॉमिक में मान लो मैंने एग्जाम्पल ले लिया डाइऑक्सीजन का, डाइऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ठीक। तो एक ऑक्सीजन का एटम यहाँ लेंगे, एक ऑक्सीजन का एटम यहाँ लेंगे, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 2 इलेक्ट्रॉन अंदर के सेल में, 6 इलेक्ट्रॉन बाहर के सेल में, है ना। तो हमारे पास टोटल कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन 8 हो गए। तो 6 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें भी ऐसे करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, दोनों ऑक्सीजन एटम है, इसलिए दोनों के इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस से ही दिखाया है, ठीक है। अब देखो, अगर हमें इस वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा तो हम क्या करेंगे? इधर से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन मैंने शेयर करवा लिए, ठीक। और इस वाले ऑक्सीजन के लिए अगर हमको ऑक्टेट दिखाना होगा तो हम इधर से फिर 2 शेयर करवा लेंगे, है ना। तो यहाँ पे सर अगर हम बोले तो जो सर्कल का इंटरसेक्शन है, इस इंटरसेक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 पेयर है। तो सर ये हमने जो बनाया है एलडीएस, किसके लिए एलडीएस बनाया जी? O2 के लिए। इसमें सर बॉन्ड पेयर की संख्या कितनी है सर? और लोन पेयर की संख्या कितनी है सर? समझ गए बात को? 2 इसके लिए 4 लोन पेयर, ठीक है। और बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर दोनों को कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। समझ गए बात को? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 2 टाइप्स, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड bond pairs and the non-shared pair of electron or the unshared pair of electrons are called lone pairs। समझ गए बात को? कोई दिक्कत? तो ये बॉन्ड पेयर 2 हो गए, लोन पेयर 4 हो गए, ठीक है। अब हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लुईस के ड्रॉबैक में सीधे मूव करेंगे, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चंस थोड़े बहुत आते हैं। तो ये समझ में आ गया कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाना है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाना है ये हम लोग सीख गए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो सारे स्ट्रक्चर्स लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, बस सर्कल बना के ऑक्टेट शेयर करना है, ठीक है। ये बहुत बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ है नहीं। बट लुईस थ्योरी जो है ये पहली बेसिक थ्योरी है कोवैलेंट बॉन्डिंग के रिगार्डिंग, इसलिए हमने उसको पढ़ा। हाँ सर क्वेश्चंस आते हैं क्या इससे? तो हाँ सर आते हैं क्वेश्चंस, लेकिन लुईस थ्योरी का डॉट स्ट्रक्चर बनाने कोई नहीं देगा तुमको। क्वेश्चन आते हैं कहाँ से सर? एक्सेप्शंस, है ना। लुईस थ्योरी जो थी वो गलत करार दे दी गई, ठीक है, और गलत कहने के पीछे के कारण यही एक्सेप्शन है, ठीक है। अब एक्सेप्शन की बात करेंगे तो लुईस थ्योरी का पहला एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, जिसको कि हम कहेंगे हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एटम्स ऑक्टेट अपना कंप्लीट नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं किया तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट की कैटेगरी में आ गया, ठीक है। तो देखो पहला आया इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, और इसी को हम लोग कहते हैं हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स।
ठीक है। तो दो नाम से किताबों में मिलेगा, कहीं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मिलेगा, कहीं हाइपोवैलेंट मिलेगा। हाइपो का मतलब होता है कम, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बोलिए या हाइपोवैलेंट बोलिए, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? इसका पहला एग्जाम्पल जो है वो बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है और इससे कई बार नीट और जेईई में क्वेश्चंस आ रखे हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का BH3 मॉलिक्यूल। ठीक है, अरे बात समझ में। तो BH3 मॉलिक्यूल को अगर आप बनाओगे, सर क्या इसके LDS से क्वेश्चन आया? तो नहीं, LDS से क्वेश्चन आया, इसके बहुत यूनिक प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आया है, उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर BH3 मॉलिक्यूल को देखोगे तो बोरोन का एटॉमिक नंबर हुआ 5, है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन अंदर के सेल में और 3 इलेक्ट्रॉन बाहर के सेल में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सर यहाँ पे हम बोरोन के कितने इलेक्ट्रॉन शो कर दे रहे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए, ठीक। और हाइड्रोजन आएगा सर, तो हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा? 1। तो 3 हाइड्रोजन, तीनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब हाइड्रोजन ने तो अपना डुप्लेट कंप्लीट किया है, हाइड्रोजन का हम लोग डुप्लेट कंप्लीट करवा रहे हैं। लेकिन अगर आप बोरोन की बात करोगे तो सर बोरोन के केस में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, अरे बात समझ में। तो बोरोन के केस में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? इसका ये LDS है BH3 का, तो BH3 के LDS में वो क्या पता चल रहा है? पहली बात ये पता चली कि भैया हाइड्रोजन एटम कंप्लीटेड इट्स ड्यूप्लेट। लेकिन अगर ये हम बोरोन एटम की बात करें तो भाई इसके पास जो बॉन्ड पेयर्स की संख्या है वो 3 है, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने हैं? 6 है। मतलब यार इनकम्प्लीट ऑक्टेट है क्या? ऑक्टेट जो है वो हमारा क्या है? इनकम्प्लीट है। और ये मॉलिक्यूल 8 पूरा नहीं कर पाया, तो ये हाइपोवैलेंट हो गया, 8 से कम, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहला गया, ठीक है। तो हेंस हम ऐसे लिख सकते हैं कि BH3 बिकम हाइपोवैलेंट, BH3 इज हाइपोवैलेंट। बात समझ में आई? अब BH3 की एक बहुत सुंदर सी प्रॉपर्टी है कि BH3 always occurs as डाइमर और पॉलीमर, ठीक है। BH3 जब भी एग्जिस्ट करेगा मार्केट में मतलब सराउंडिंग में, है ना, तो भैया BH3 जो है वो सराउंडिंग में एग्जिस्ट करता है तो हमेशा डाइमर या पॉलीमर बना के एग्जिस्ट करता है। कभी भी BH3 सिंगल ऐसे BH3 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो हमेशा एक डाइमर बनाएगा या पॉलीमर बनाएगा, ठीक है। आए बात सोच में? डाइमर मतलब 2 मॉलिक्यूल साथ साथ, पॉलीमर मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल साथ साथ। जैसे इथीन पढ़े हो ना, CH2 तो इथीन अपना पॉलीमर बनाता है, पॉलीथीन बनता है, ठीक है। तो ऐसे ही ये डाइमराइज या पॉलीमराइज होता है। तो BH3 मॉलिक्यूल ऑलवेज एग्जिस्ट एज डाइमर और पॉलीमर, ठीक है। इट नेवर एग्जिस्ट एज द मोनोमेरिक फॉर्म, ठीक है। ये कभी भी एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस बात को समझ लो, क्या कह रहा है सर कि BH3 मॉलिक्यूल, ध्यान देना बेटा, ऑलवेज एग्जिस्ट एज ईदर डाइमर और पॉलीमर। अब इसका जो डाइमर है वो बड़े काम का है हमारे लिए, डाइमर से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो हम ऐसे BH3 का होल ट्वाइस लिखें, डाइमर का मतलब तो यही हुआ,
BH3 का होल ट्वाइस। तो BH3 के होल ट्वाइस को अपन लिख सकते हैं B2H6, है ना। एंड दिस B2H6 मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डायबोरिन। इस B2H6 मॉलिक्यूल का नाम क्या है? डायबोरिन। BH3 इज बोरेन, B2H6 इज डायबोरिन, डायमर हो गया बोरिन का। ठीक, अब डायबोरिन का स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। जैसे देखो, एक बोरोन मैंने यहाँ लिया, एक बोरोन मैंने यहाँ लिया, दो बोरोन के मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब बेटा बोरोन के मॉलिक्यूल है, तो बोरोन के पास एक इलेक्ट्रॉन इस बोरोन के पास यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास यहाँ है, ठीक है। अरे बात सोचो, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास यहाँ, अब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन बच गया। इस बोरोन के पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बच गया, इस बोरोन के पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बच गया, ठीक है। अब अगर हम बोले हाइड्रोजन की बात, ठीक है, तो भाई एक हाइड्रोजन के साथ इसने यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन के साथ इसने यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, ठीक है। बॉन्ड का मतलब इंटरसेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन LDS। तो हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर से नहीं समझा रहे, नॉर्मल स्ट्रक्चर से समझा रहे। अगर यहाँ H लाएं तो ऐसे बना दिया, और दूसरे H यहाँ पे लाएं तो ये ऐसे बॉन्ड बना दिया, ठीक। अब समझो बात को कि सर अब हमारे पास दो हाइड्रोजन के एटम बच गए, है कि नहीं। चार हाइड्रोजन आ गए, दो बोरोन आ गया, दो हाइड्रोजन के एटम बच गए हैं, और एक इलेक्ट्रॉन बोरोन के पास, इसके पास, और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गया। तो सर अगर मान लीजिए हम यहाँ पे एक हाइड्रोजन रखें और यहाँ पे एक हाइड्रोजन रखें, तो ये इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये इस हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। तो ये कभी भी B2H6 नहीं बना, ये BH3 अलग हो गया, इनके बीच आपस में कोई बॉन्डिंग कभी होगी ही नहीं। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत स्पेशल टाइप का बॉन्डिंग होता है, ठीक है। तो ये बॉन्डिंग किस तरह का है कि जैसे हम मान के चले कि सर ये चार हाइड्रोजन जो है बोरोन के साथ, ये एक स्क्वायर प्लानर, एक प्लेन में आ गए। ये चारों हाइड्रोजन को हम क्या ले रहे हैं? एक प्लेन में ले रहे हैं, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन नीचे, और जैसे ये प्लेन है तो एक हाइड्रोजन ऊपर की ओर, एक हाइड्रोजन नीचे की ओर, ठीक है। और इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे एक बहुत स्पेशल टाइप का बॉन्ड बनता है, ठीक है। कैसा? तो सिर्फ यहाँ पे क्या करते हैं कि एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, ठीक है, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन। तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो है, अब समझो, एक हाइड्रोजन और एक बोरोन का इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हाइड्रोजन और बोरोन का इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे भी सर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझो बात को, और नीचे पे भी दो इलेक्ट्रॉन है। और ये दो इलेक्ट्रॉन जो है ना, यहाँ पे सर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको चार बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। देखो ध्यान से, अगर डायबोरेन बनाना हो तो यहाँ पे बोरोन और हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन और बोरोन, फिर बोरोन हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन बोरोन, चार बॉन्ड बनाना होगा ना। लेकिन होता क्या है कि सर ये चार बॉन्ड बनाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन का काम ये 4 ही इलेक्ट्रॉन से कर लेता है। यह एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग होती है जिसको हम लोग कहते हैं 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। ये बॉन्ड जो है ये ऐसे डिलोकलाइज होता रहता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड है जो कि 3 एटम्स के बीच में मूव कर रहा है, और जो कि ये बोरोन, ये हाइड्रोजन और इस बोरोन को जोड़े हुए। और नीचे से भी एक बॉन्ड ऐसे होता है जो कि यहां पे 2 बोरोन और एक हाइड्रोजन को जोड़े हुए, मतलब 3 एटम को जोड़ने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड यहां पे है। आई बात समझ में। और ये 2 बोरोन और हाइड्रोजन एक प्लेन पर है, और एक ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऊपर, और एक 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग नीचे। मतलब ऐसा शेप दिखेगा, उसके नीचे एक ऐसे और एक ऐसे। आई बात समझ में। और ये जो स्पेशल टाइप की बॉन्ड है इसको हम लोग बोलते हैं 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। ठीक है, शॉर्टकट में लिखा जाता है 3C2E। ठीक है, तो सर 3 सेंटर को जोड़ने के लिए कम से कम 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर हमें 3 एटम को साथ में जोड़ना है, जैसे मान लो अगर हमको एक A एटम है, एक B एटम है, एक C एटम है, इसको जोड़ना है तो 2 बॉन्ड बनाने होंगे, तो मतलब कम से कम 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन ये 2 ही इलेक्ट्रॉन से 3 सेंटर को जोड़ के रखा हुआ है, तो ये एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड हो गया जिसको हम लोग कहते हैं 3 सेंटर्ड
2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। तो 4 इलेक्ट्रॉन की जगह ये 2 इलेक्ट्रॉन से काम चला रहा है, मतलब अब ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया। आई बात समझ में। और 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, इसका एक और स्पेशल नाम है, इसके शेप की वजह से इसको हम लोग बनाना बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है। और हर एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल लुईस एसिड होता है। ठीक है। तो ये जो B2H6 है ये अपने आप में एक लुईस एसिड भी है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्डिंग की वजह से ये B2H6 इज लुईस एसिड। ठीक है। और इस मॉलिक्यूल पर बेस्ड क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में आए हैं। ठीक। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल का एक बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास है BH3। ठीक है। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। अब इतना स्पेशल मॉलिक्यूल तो बाकी कुछ नहीं मिलेगा, ये काफ़ी स्पेशल था इसलिए मैंने इसको बहुत डिटेल में किया। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक। अब देखो अगला नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं AlCl3, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। ठीक है। ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। ठीक। तो अगर मैं एल्युमिनियम को बनाऊं तो एल्युमिनियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 3 आ गए। ठीक। अब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम के पास हैं, और अगर आप क्लोरीन को बनाओगे तो सर क्लोरीन में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में। ठीक है जूही। ठीक। अब देखो तो क्लोरीन में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो इधर 2 बना दिए। ठीक है। एक यहाँ पे बनाया, 2 यहाँ बनाया, 2 यहाँ बनाया। ऐसे 3 क्लोराइड्स बनाने होंगे। एक यहाँ दिखा दिए, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ। एक क्लोरीन यहाँ, एक यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर। ठीक। अब समझो अगर हमें क्लोरीन की बॉन्डिंग्स दिखानी है तो सर ये क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया एल्युमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन शो करके। यहाँ पे भी क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट शो कर दिया। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना बेटा एल्युमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन दिखा के। अगर तुमको एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का रिप्रेजेंट करना है ताकि ये एल्युमिनियम दिखे तो इसको डॉट से शो कर दो। अब तो समझ में आ रहा है ना कि एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन लेके 8 शो कर रहा है। ठीक है। अगला ये क्लोरीन भी हमारा 8 इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है। अब अगर हम एल्युमिनियम की बात करें, ठीक है, तो एल्युमिनियम जो है वो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को भी लेके टोटल 6 ही इलेक्ट्रॉन शो कर पाता है। आई बात समझ में। तो अगर हम AlCl3 मॉलिक्यूल में ये हमारा हुआ LDS किसके लिए? AlCl3 के लिए। तो अगर हम यहाँ पे बॉन्ड पेयर्स की संख्या बताएं तो सर बॉन्ड पेयर्स कितने हो गए? ठीक है, अरे बात समझ में। और बॉन्ड पेयर्स 3 है तो ये एल्युमिनियम टोटल 6 ही इलेक्ट्रॉन शो कर पा रहा है। ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 6। तो इसलिए हम घोषित कर सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है, मतलब हाइपोवेलेंट है। बाकी एल्युमिनियम के पास तो लोन पेयर भी नहीं बचा। आई बात समझ में। एल्युमिनियम के पास लोन पेयर भी नहीं बचा। हाँ, टोटल मॉलिक्यूल में लोन पेयर की बात करें तो क्लोरीन के पास लोन पेयर्स बच रहे हैं। और क्लोरीन के लोन पेयर की बात अगर हम लोग करें, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? LP। लोन पेयर किसके लिए जी? क्लोरीन के ही है, बट लोन पेयर तो टोटल मॉलिक्यूल के लिए काउंट कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, तो टोटल लोन पेयर कितने हो गए बेटा? 9। और वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? 12। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत? ठीक, नोट कर लो। ठीक है। अब देखो इसमें कुछ और एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जिसको लिख लो। मतलब मैं LDS सबका तो नहीं बनाने जा रहा हूँ, कुछ एग्जांपल्स और हैं। जैसे BF3। BF3 मॉलिक्यूल भी हाइपोवेलेंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। ठीक है।
BeCl2 ये भी हाइपोवैलेंट है, ठीक है। तो ये हाइपोवैलेंट की एग्जांपल है BF3, BeCl2 ETC। ये सभी क्या मिल रहे हैं? हाइपोवैलेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। ये वाला इसको क्रॉस कर दे, क्लियर। ठीक है। अब देखो यार, एक्सेप्शन में पहला तो हो गया इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, जिसको हमने कहा था हाइपोवैलेंट। दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन रिच को हम लोग कहते हैं हाइपरवैलेंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इज हाइपोवैलेंट एंड इलेक्ट्रॉन रिच इज हाइपरवैलेंट, ठीक। हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल हो गया और इसी को हम लोग कहते हैं हाइपरवैलेंट, ठीक है। हाइपोवैलेंट का मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट और हाइपरवैलेंट का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन रिच के एग्जांपल में कौन आ रहा है? जैसे SF6, ठीक है। अब मैं इसके LDH नहीं बनाऊंगा, ठीक है, सीधे हम बॉन्ड स्ट्रक्चर से समझेंगे चीज़ को, ठीक है। जैसे बीच में सल्फर है तो सर सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ 6 सॉरी, है ना। तो ये F के साथ 6 बॉन्ड बनाएगा, ठीक। अरे बात सुन, तो 6 बॉन्ड बनाना है तो ये 6 फ्लोराइड के साथ चार प्लेन में आ गए, एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन नीचे। तो 6 फ्लोराइड्स, सल्फर का 6 का 6 वो देखो बॉन्ड जो है 6 के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिए, ठीक है। अब समझिए, अगर आप फ्लोरीन को देखोगे तो फ्लोरीन के पास सिर्फ एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ और एक लोन पेयर यहाँ। अरे बात समझ में, तो हर एक फ्लोरीन के पास 3-3 लोन पेयर बच जा रहे, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो हर एक फ्लोरीन के पास आपको दिखेगा कि सर 3 लोन पेयर है, मतलब फ्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है। फ्लोरीन में टोटल अगर बोलो तो 6 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर के, तो फ्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि सर सल्फर का क्या सीन है, ठीक है, तो अगर सल्फर के सीन की बात करो, ऐसे इसको अब इंडिविजुअली लिखते हैं, ठीक है। ऐसा लिखते हैं कि सर बॉन्ड पेयर ऑफ ईच फ्लोराइड, ठीक है, बॉन्ड पेयर ऑफ ईच फ्लोरीन एटम। तो हर फ्लोरीन एटम का एक बॉन्ड पेयर है।
और लोन पेयर ऑफ ईच फ्लोरीन, कितने लोन पेयर है? 3। तो अगर हम बोले वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स किसके जी? ईच फ्लोरीन के, तो कितने हो गए? 4। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? ऑफ ईच फ्लोरीन एटम की बात हो रही, ईच फ्लोरीन कितना हो गया? 8। तो फ्लोरीन ने तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ हम सल्फर के लिए अप्लाई करें, ठीक है, तो बॉन्ड पेयर ऑफ सल्फर एटम कितने बॉन्ड पेयर है जी? 6। और लोन पेयर कितने हैं? 0, एक भी नहीं। तो सर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ सल्फर कितना हो गया? 6। तो सर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सल्फर कितने हो गए? क्या जो 12 इलेक्ट्रॉन है सर ये ग्रेटर देन 8 इलेक्ट्रॉन है? तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हाइपरवैलेंट है। क्या बात समझ में? अब सर क्या सिर्फ SF6 ही हाइपरवैलेंट है? तो नहीं, कई सारे और एग्जाम्पल्स हैं। PCl3, SF4, IF7, ETC, ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? हाइपरवैलेंट के। इसमें फॉस्फोरस हाइपरवैलेंट है? क्यों? क्योंकि अगर फॉस्फोरस को तुम 3 क्लोरीन के साथ जोड़ दोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड पेयर से ही निकल गए। अरे बात सोच में, ठीक है। अब 6 इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड पेयर से निकल गए, अच्छा इसको PCl5 कर दो, है ना, तो अब कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन आ गए ना। साफ साफ दिख रहा है कि अगर फॉस्फोरस में 5 बॉन्ड होंगे तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये हो गया हाइपरवैलेंट। समझिए बात को। SF4, तो SF4 में हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है जी? SF4 में टोटल 2 लोन पेयर बच जाएंगे और 8 इलेक्ट्रॉन इधर से, तो टोटल 10 हो गया, तो ऐसे ही चला गया। IF7 ये तो 14 इलेक्ट्रॉन, वो तो सीधे हाइपरवैलेंट दिख रहा है। समझ गए बात को? कोई दिक्कत नहीं। एक और कर ही लेते हैं, ठीक है। एक एक्सेप्शन और है, तो 3 एक्सेप्शंस हैं लुईस डॉट थ्योरी के, मतलब लुईस थियरी के बेसिकली, है ना। एक हो गया हमारा हाइपोवैलेंट जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, हाइपरवैलेंट जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होगा, और एक है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो 8 एक इवन नंबर है। अगर कोई स्पीसीज ऑड इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है किसी स्पीसीज में एटम, तो इसका मतलब तब तो वो सीधा एक्सेप्शन ही हो गया, ठीक है। तो अगला है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में सबसे फेमस नाम आता है नाइट्रोसो कंपाउंड का, NO, नाइट्रोसो, ठीक है। तो नाइट्रोसो को अगर बनाएंगे हम, इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो, तो सर एक नाइट्रोजन का एटम है। नाइट्रोजन में बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5, 7 एटॉमिक नंबर है। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 3 मैंने इधर दिखा दिए, 2 मैंने यहाँ दिखा दिए, ठीक। ऑक्सीजन में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, 2 यहाँ दिखा दिए, तो इधर दिखा दिए। अब यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा, मतलब यहाँ पे बॉन्ड पेयर्स बनेंगे, है कि नहीं। तो अगर आप ऐसे देखो तो सर ऑक्सीजन ने तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अगर सर्कल करो तो सर ऑक्सीजन अपना
ऑक्टेट कंप्लीट करता हुआ दिख रहा है। और अगर नाइट्रोजन में सर्कल कर लो तो सर नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? 7 ही दिख रहे हैं। आया बात समझ में? क्लियर? तो नाइट्रोजन में हमें ऑड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, 7 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है नाइट्रोजन में। हाँ, तो इसका मतलब ये क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ना। तो ये भी एक्सेप्शन हो जाएगा किसका? लुईस थ्योरी का। ठीक है। और सर ऑड इलेक्ट्रॉन में क्या सिर्फ NO है? तो नहीं, कई एग्जाम्पल और है। OF एक एग्जाम्पल है। ठीक है ना। तो और एग्जाम्पल क्या हो सकता है सर? क्या नहीं, हाइपोवेलेंट नहीं बोल सकते। देखो ऑड इलेक्ट्रॉन में हो सकता है कि वो 8 से कम भी हो, 8 से ज़्यादा भी हो, है ना। 9 इलेक्ट्रॉन भी होगा तो वो भी क्या होगा? ऑड इलेक्ट्रॉन शो कर देगा। ठीक है, क्लियर? नोट कर लो। ठीक है, जैसे जो तुम्हारा क्वेश्चन था ना, उसमें देखो ClO3 अगर देख ले, ठीक है, तो ClO3 के लिए में Cl का अगर देखोगी तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं? ClO3 को अगर देखो तो सर ये Cl है, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और ये 4 हुआ। एक और लोन पेयर के लिए डाल देंगे 7 इलेक्ट्रॉन। अब सर ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड यहाँ से बनाया, डबल बॉन्ड यहाँ से बनाया और डबल बॉन्ड यहाँ से बनाया, तो टोटल आप इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो 4 4 8 4 12 और ये एक 13 इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं कह रहे, लेकिन हाँ ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन भी होना एक लुईस थ्योरी का एक्सेप्शन है। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं OF ClO3 ETC। ठीक, ये सभी क्या हो गया? ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, नोट करो। आज की क्लास का एक क्वेश्चन है, लास्ट MCQ है, हम करवा ही देते हैं बस, फिर लिखते रहना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन ऑफ लुईस थ्योरी? ठीक है, इनमें से कौन लुईस थ्योरी का एक्सेप्शन नहीं है? ठीक, पहला NO2, दूसरा ClO3, SO4 2 माइनस, AlF3। इसमें से कौन लुईस थ्योरी का एक्सेप्शन नहीं है? क्यों? एल्युमिनियम का 3 बैलेंस रहेगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन बना, स्ट्रक्चर बनाओ और इलेक्ट्रॉन गिनो।
अब देखो यार सर, इसका सही आंसर है AlF3, ठीक है, बट इसका कारण वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ठीक है। अगर आप AlF3 का स्ट्रक्चर बनाओगे और बॉन्ड कैलकुलेट करोगे तो 3 बॉन्ड दिखेगा, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट दिख रहा है। लेकिन सर इसका कारण ये नहीं, इसका कारण बड़ा सिंपल है कि सर AlF3 इज एन आयनिक कंपाउंड, और लुईस थ्योरी कोवेलेंट के लिए आए बात समझ में, लुईस थ्योरी किसके लिए है? कोवेलेंट के लिए, बट AlF3 इज आयनिक कंपाउंड। अरे बात समझ में, इसके लिए हम इसे लुईस थ्योरी का एक्सेप्शन या लुईस थ्योरी से बेस्ड कोई बात ही नहीं ये करेगा, ठीक है। एक्सेप्शन तो आप उन्हें बताओगे ना जो उसमें लुईस थ्योरी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये तो आयनिक कंपाउंड है, ये सीधा क्या है सर, ये सीधा क्या है ना कि ये Al+3 बन रहा है कैटायन, और जिसके साथ सर 3 जो है वो फ्लोराइड के -n आयन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन में है। AlF3 जस्ट एन आयनिक कंपाउंड, ठीक है।